तो हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का आपको फिर दोबारा मैं थोड़ा सा एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा कि वन फैराडे मैंने आपको बताया था कितना होता है। इट इज द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 को -19 और एक मोल 6.023 10 को 23 अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम। फिर मैंने वन फैराडे आपको ये बताया था क्या कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको Na+ के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए, और 1 मोल ऑफ Na+ के लिए कितनी जरूरत है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 फैराडे। ऐसे ही Ca2+ का एग्जांपल दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ Ca2+ के लिए कितने चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही Al3+ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, और 1 मोल ऑफ Al3+ के लिए कितने की जरूरत है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 फैराडे, 2 फैराडे। और अगर हम आप बात करें Mn+, कोई ऐसा आयन है इन जनरल जिस पर क्या है Mn+ चार्ज है, तो n इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ Mn+ के लिए कितना चाहिए, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज n फैराडे। 1 मोल कितना होता है, मोलर मास। तो n फैराडे से कितना मास डिपॉजिट होता है, मोलर मास के, यानी n फैराडे विल डिपॉजिट हाउ मच अमाउंट ऑफ मास, दैट इज मोलर मास। तो 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, where n is the number of positive or negative charge, where n is the nf is the n ले लो, n क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया। तो हमने बताया नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो हम कह सकते हैं, इधर ध्यान दो, हम कह सकते हैं ये जो टर्म है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। अच्छा, इससे पहले आपको एक कंसेप्ट और सीखना है। जैसे हम कहते हैं 1 मोल क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास है 1 मोल का मास। ऐसे ही होता 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट मास। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। समझा। 1 मोल मोलर मास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों को ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऐसा लगता है जैसे 1 ग्राम, मैं खुद पढ़ता था जब स्टूडेंट था, कभी ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट समझ में नहीं आया। जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट मास है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट मास। करूं ना इसे। तो अब इधर देखो, तो अब 1 फैराडे की एक और डेफिनेशन क्या होगी, ये वो चार्ज होता है जिससे इक्विवेलेंट मास के बराबर सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। 1 फैराडे is that much amount of charge which will deposit what, which will deposit 1 gram equivalent of substance। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट मास। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। तो 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस क्या होता है, डिपॉजिट होता है। इसके बाद जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है किसकी, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ समझ आ रहा है। देखो अब फैराडे फर्स्ट लॉ की स्टोरी स्टार्ट हुई। मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हुई, उसपे कैटायन और एनायन बने, वो कहां गए, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बोले तो
कैटायन कैथोड पे गया, एनायन एनोड पे, वहां पे अपना चार्ज लूज कर दिया। अब एक इलेक्ट्रोड पे कितना मास आया, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस is directly proportional to amount of charge pass. M is directly proportional to charge. M is equal to ZQ और M is equal to ZIT. हमें पता है Q is equal to क्या होता है, IT. I क्या होता है, चार्ज पास पर सेकंड। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे टाइम मस्ट बी इन सेकंड। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर क्या होता है एम्पियर, कूलम्ब पर सेकंड। जब एम्पियर कूलम्ब पर सेकंड है तो टाइम मस्ट बी इन सेकंड। अब यहां पे हम जेड को इलेबोरेट करेंगे। जेड इज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब Z क्या है, डिफाइन Z, इसे रब करूं मैं, इसे नोट कर लो भाई, यहां पे तो आएगा नहीं। Z के बारे में हम ऊपर ही बताएंगे, Z के बारे में हम क्या बताएंगे यहां पे, ठीक है। Z क्या है, डिफाइन Z, इट इज दैट मच अमाउंट ऑफ मास which will deposit by 1 coulomb charge। ये वो मास है जो 1 कूलम्ब चार्ज से डिपॉजिट होता है, ये वो मास है जो 1 कूलम्ब चार्ज से डिपॉजिट होता है। अब देखो हमें पता है इक्विवेलेंट मास इज, या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करने के लिए क्या चाहिए, 1 फैराडे, यानी कि हमें इससे पता है कितना मास डिपॉजिट होता है। 96500 कूलम्ब विल डिपॉजिट कितना मास, 1 फैराडे कितना मास डिपॉजिट करता है बताओ। अरे 1 फैराडे कितना मास डिपॉजिट करता है, बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या, इक्विवेलेंट मास। 1 फैराडे इक्विवेलेंट मास या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करता है, इक्विवेलेंट मास या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 फैराडे विल डिपॉजिट 1 कूलम्ब 96 इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के लिए मैंने एक और टर्म क्या बताई है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 कूलम्ब से कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500। तो हमारे पास ये क्या है, किसकी वैल्यू आई, 1 कूलम्ब, यानी कि Z की वैल्यू। ये वो मास, देखो हमारे पास 2 मास है, एक तो है इक्विवेलेंट मास और एक है Z। इसको डिपॉजिट करने के लिए 1 कूलम्ब चाहिए और इसको डिपॉजिट करने के लिए ये चाहिए। समझ में आया, अरे आया समझ में, ठीक है। तो इसको डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, ये, और इसको डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, ये। तो ये क्लियर कर लेना अच्छे से। तो हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या आया था, M इज इक्वल टू क्या आया था, ZIT, और Z की वैल्यू क्या निकल के आई, इक्विवेलेंट मास बाय व्हाट, 96500 इंटू I इंटू T। अब हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, है ना, और उसके बाद हम इसमें एक एडवांस वीडियो बनाएंगे कॉम्पिटिटिव वाली, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, करेगा, रब कर रहा हूं, नोट कर लो। अब इक्विवेलेंट मास को हम डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। हमारे पास फाइनली देखो मैं यहां लिख रहा हूं M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय 96500 इंटू I इंटू T। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास। जैसे हमें निकालना इक्विवेलेंट मास, किसका निकालना चाहते हैं, तो जैसे एल्यूमिनियम का निकालना है। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3 यूनिट। सिल्वर पे कितना चार्ज होता है, 1 यूनिट।
कॉपर पे कितना होता है 2 प्लस, 2 प्लस है तो 2 से डिवाइड कर देना, 1 प्लस है तो 1 पे। अब प्रॉब्लम आती है जैसे O2, एक O पे कितना चार्ज होता है 2 यूनिट, एक O पे कितना होता है 2 यूनिट, तो 2 O पे कितना होगा 4 यूनिट। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं O ऑक्सीजन की बात करें, O है या O2, अगर O है तो 16/2 और O2 है तो 32/4। इसको समझ लो भाई, एक O पे 2 नेगेटिव है तो 16 लिया बाय 2, एक O पे 2 नेगेटिव, 2 O पे कितना नेगेटिव हो जाएगा, अरे 2 O पे कितना नेगेटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव तो होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसी Cl है या Cl2, Cl2 71/2 और Cl होता तो क्या करते 35.5 डिवाइड बाय 1, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। H2 2/2 और H है तो 1/1, भाई एक Cl पे एक नेगेटिव, 2 Cl पे 2 नेगेटिव, 2 ले लिए, एक O पे 2 नेगेटिव, 2 O पे 4 नेगेटिव, एक H पे एक पॉजिटिव, 2 H पे 2 पॉजिटिव, H है या H2 है, फाइनली सेम आना H, या कई बार हमें निकालना पड़ जाता है जैसे Cu में, इसके देखो CuSO4 है, हमें पता है ये Cu2 प्लस है तो 2 से डिवाइड करा, ऐसी AgNO3 है, Ag प्लस है 1 से डिवाइड करा, तो इस तरीके से हम देखते हैं। जैसे अब ये है NiNO3 का ट्वाइस, तो Ni पे कितना चार्ज होगा 2 प्लस, ये 2 यहां पर है और NO3 पे कितना है 1 माइनस, तो निकल का इक्विवेलेंट बेस कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपको देख मेटल का निकालना, क्योंकि फाइनली आयन होता है, Ni2 प्लस ही तो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं पूरे का निकालना है निकल, अरे भाई निकल का निकालना है, कॉपर सल्फेट पे किसका निकालना है तो कॉपर का निकालना है, फिलहाल फैराडे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें कॉपर का निकालना है। तो अब हम यहां पर आके फैराडे के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करेंगे, करूँ ना, नोट कर लेना, जिनका थोड़ा बहुत छूट रहा है देख लो। Ag प्लस Ag का कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 1, Al का कितना हो जाएगा 27/3। ये कुछ कॉमन एग्जांपल थे मैंने डिस्कस कर दिए। निकल का भी लिख लो दोबारा से देखना चाहो तो, निकल का यहाँ लिख रहा हूँ, निकल का वैसे 58.7 होता है मोलर मास, n फैक्टर, नॉर्मली Ni क्या होता है 2 प्लस, Ni क्या होता है 2 प्लस। अब तो नहीं नाचते रहोगे। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको फैराडे फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चंस है ये, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 10 मिनट फ्रॉम कॉपर सल्फेट कुछ करके, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, एग्जांपल है ये, इधर ध्यान दो, ये एग्जांपल है, शायद 10 एग्जांपल है। हाँ, तो एग्जांपल 10 एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल 3.10, उसके आसपास ये होगा, देख लेते। हमें निकालना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, सिंपल सी बात है, M इज इक्वल टू ZIT, M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय 96500 इंटू I इंटू T। अब I दे रखा है कितना 1.5 एम्पियर, T कितना दे रखा है 10 मिनट, और मैंने बताया था T किस में लेना है सेकंड, T किस में लेना है सेकंड में, क्यों, तो एम्पियर का मतलब होता है कूलम पर सेकंड। मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में CuSO4 है, वो 10 मिनट थ्रू कॉपर सल्फेट, कहीं पे ये टर्म है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, आप ही देख लेना, मिल जाएगा। तो CuSO4 में Cu पे कितना चार्ज है 2 प्लस, इसका कॉपर का, तो इक्विवेलेंट बेस मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, n फैक्टर इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, Cu2 प्लस का Cu का चार्ज 63.5 और चार्ज कितना है 2, ये वैल्यू पुट कर दो, M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500, करंट 1.5 एम्पियर, टाइम 600 सेकंड, टाइम को हमने किस में कन्वर्ट कर रखा है सेकंड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था फैराडे फर्स्ट लॉ का, आराम से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब एक्सरसाइज का 3.15 क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, कैलकुलेट द मास ऑफ निकल डिपॉजिट। मोलर मास ऑफ निकल कितना होता है
58.7। ये नोट्स में थोड़ा सा गलती है बच्चों, नोट्स देख लेना, उसमें मिस्टेक की हुई इस क्वेश्चन में। तो अब Ni पे कितना चार्ज होगा 2 प्लस, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ निकल कितना हो जाएगा 58.7 डिवाइड बाय 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि निकल पे कितना चार्ज है 2 प्लस। अरे ऐसे देख लेंगे ना, NiNO3 2, ये 2 यहां पर आ जाएगा और निकल कितने 1, तो NO3 पे कितना आ जाएगा माइनस। ये आपने लोअर क्लास में सीखा होगा। तो इक्विवेलेंट मास आ गया। और दूसरा हमें दे रखा करंट I 5 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो, हो गया क्वेश्चन। M इज इक्वल टू ZIT, Z क्या लेंगे इक्विवेलेंट मास बाय 96500, वैल्यू रखो 58.7 डिवाइड बाय 2, 9650। करंट कितना 5 एम्पियर, टाइम कितना 20 इंटू 60, 20 इंटू 60 कैलकुलेट कर लेना। नोट्स में आप देख लेना बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 1। आगे समझ में? ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज का 3.12 क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ Al3 प्लस से Al बनाना है। यहाँ पे कितना यूनिट चार्ज है 3 प्लस 1 मोल है, तो कितना कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी 3 फैराडे की। या 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस से Cu के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी 2 फैराडे की। यहाँ पे देख लो तीसरा क्वेश्चन है MnO4 माइनस से क्या हो रहा है Mn2 प्लस। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए भाई, इतना तो आपको आना चाहिए अगर आप 12th में हैं। अगर इतना नहीं आता तो बहुत बेकार बात है। ये +7, ये +2, डिफरेंस कितना है 5 का, तो इस केस में कितना 3 प्लस से Al, तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 फैराडे, दैट इज 3 इंटू 9650 कूलम। दूसरे केस में दोबारा देख लो, Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से Cu, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 फैराडे, दैट इज 2 इंटू 96500 कूलम। तीसरे केस में MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, +7 से +2, कितना 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 5 फैराडे, दैट इज 5 इंटू 96500 कूलम। अब हमारा दूसरा केस है एग्जांपल 3.13। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे नीडेड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला M इज इक्वल टू जेड क्यू। IT नहीं, क्यों करंट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो M इज इक्वल टू जेड क्यू, सॉरी इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 9650 इंटू क्यू, और क्यू भी फैराडे में निकालना है, तो यहाँ के हम M क्या लिख लेंगे, M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू क्यू डिवाइड बाय F। अब हमें क्यू निकालना है। पहले केस में कैल्शियम का मोलर इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, ये देखो मैं ये साइड वाला रब कर रहा हूं, कर दो रब साइड वाला, अरे साइड वाला रब कर दूं, साइड वाला मैंने रब कर दिया। इक्विवेलेंट मास निकालना है कैल्शियम का, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, दैट इज 20। तो मास कितना दे रखा है इसका 20 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास कितना आया 20 F इंटू क्यू, तो क्यू कितना आ गया 1 फैराडे। क्यू कितना आ गया 1 फैराडे, अरे क्यू कितना आ गया 1 फैराडे। दूसरा पार्ट देखो इसका, दूसरे पार्ट में Al क्या है, दूसरे पार्ट में देखो 40 ग्राम ऑफ Al, ठीक है। अब Al का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, 20 साइन 7 Al, चार्ज कितना होता है Al3 प्लस 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना M, Z, Q, Z क्या इक्विवेलेंट मास बाय F ले लेंगे। F क्यों ले लिया मैंने, ये कंफ्यूजन फिर दोबारा दूर कर रहा हूं, क्योंकि चार्ज किस में निकालना है फैराडे में, इनटू Q। तो मास कितना दे रखा 40, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 9 बाय F इंटू Q, और Q क्या आ जाएगा 40 बाय 9F। तो बच्चों ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया। फैराडे फर्स्ट लॉ पे एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक प्रदीप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, नोट करो उसे, देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं।
ये फैराडे फर्स्ट लॉ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं इस पे एक कॉम्पिटिटिव सीरीज भी निकालूंगा फैराडे पे इसी के बाद ही, ठीक है। पहले ये लास्ट क्वेश्चन देख लो फैराडे फर्स्ट लॉ पे, कि देखो हम सिल्वर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रो डिपॉजिट कर रहे हैं। ये एक सरफेस है जहां पे हमें सिल्वर को इलेक्ट्रो डिपॉजिट करना है, यानी कि इसमें सिल्वर का डिपोजिशन करना है। इसका सरफेस एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें करंट दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है। हमें बताना है इस सरफेस पर सिल्वर की कितनी मोटी परत जमा होगी, कितनी मोटी लेयर आएगी। इस पे हमें ये बताना है कि इस पे सिल्वर की, अब हमें क्या क्या गिवन है पहले तो वो देख लो। हमें गिवन है एरिया, एरिया कितना 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी थिकनेस हमें निकालनी है। और क्या दे रखा है, करंट दे रखा है कितना 0.2 एम्पियर, टाइम दे रखा है 3 आवर, 3 इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मैंने बताया टाइम मस्ट बी इन सेकंड, ठीक है। और क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.4 ग्राम पर सीसी। इसमें क्वेश्चन को एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा। हमें फैराडे फर्स्ट लॉ का पता है, m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन 9650 इंटू आई इंटू टी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इक्विवेलेंट मास आई इंटू थी। या तो आप स्टेप पे भी निकाल सकते हो। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, इक्विवेलेंट मास 96500 इंटू आई इंटू टी। अब एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 800, थिकनेस हमें निकालनी है, डेंसिटी 10.47, इक्विवेलेंट मास एजी पे 4 कितना होता है हमें पता है, एजी क्या होता है +1, 108 डिवाइड बाय 1 इंटू 96500। करंट कितना है 0.2 एम्पियर, टाइम कितना है 3 और दैट इज 3 इंटू 3600। बाद में हम यहां से आराम से थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.2 इंटू 3 इंटू 3600 डिवाइड बाय 96500 इंटू 800 इंटू 10.47। तो ये क्या आ जाएगी, थिकनेस। एक सिल्वर की प्लेट है, उस पर कितनी सिल्वर की मोटाई थिकनेस हम पे हमारी जमा हुई। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन है, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जैसे इसमें तो थिकनेस पूछी है, उसमें टाइम पूछा है। तो एरिया दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, टाइम पूछा है। या हो सकता है थिकनेस दे रखी हो तो एरिया पूछ सकते हैं, ये दोनों पूछ दे रखे हो तो टाइम पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया थिकनेस दे रखी हो तो एरिया पूछ सकते हैं। एरिया इस क्वेश्चन में एरिया दे रखा था तो क्या पूछा हमने, थिकनेस पूछी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ पे लास्ट न्यूमेरिकल था। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, फैराडे सेकंड लॉ। अब है हमारा फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, अगर हमने एक से ज्यादा सेल्स यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सीरीज की खास बात क्या होती है, सीरीज में हमेशा चार्ज सेम रहता है। सीरीज में क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है, ठीक है। आ रहा समझ में, अरे आराज सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है। तो हम बता रहे हैं कि दो सेल कनेक्ट कर दी ए बी सी, ठीक है। इफ 2 और मोर सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल रादर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल connected in a series, then, ठीक है, connected in a series, then the mass deposit in a cell A, 2 or more, mass deposit in A is directly proportional to equivalent mass of A, and mass deposit in B directly proportional to equivalent mass of B. E क्या है, equivalent mass. और MA by MB is equal to EA by EB. इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, MA by EA is equal to MB by EB is equal to MC by EC. तो ये हमारा सेकंड लॉ का एक न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी में। अभी हम उस न्यूमेरिकल को करेंगे। मास ऑफ ए
जैसे 3 सेल थी, ए सेल, बी सेल, सी सेल। मास ए सेल में कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। सी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सी। तो ये हालांकि है, तो इसको हम हालांकि फर्स्ट लॉ से ही कनेक्ट कर सकते हैं, कोई स्पेशल लॉ इसमें नहीं। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, नोट कर लो इसे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें फैराडे फर्स्ट लॉ भी लगेगा, फैराडे सेकंड लॉ भी लगेगा। आपको बता रखा है 3 सेल है एबीसी, एक पे ZnSO4 है। मैं बच्चों साथ के साथ इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं। ZnSO4 का कैसे निकालेंगे, मोलर मास होता है इसका 65.3, Zn पे कितना चार्ज है 2, AgNO3, Ag में Ag का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे Ag का, ZnSO4 में जिंक का निकालेंगे, AgNO3 में Ag का। 108/1 क्योंकि Ag पे चार्ज कितना है 1, और कॉपर सल्फेट में कॉपर पे चार्ज कितना है 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाय 2। तो 3 सेल है, कनेक्ट किया सीरीज में, करंट पास करा कितना 1.5 एम्पियर, और कितना मास मिला सिल्वर का 1.45 ग्राम। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी कि आपको निकालना है टाइम। तो हमें पता है m इज इक्वल टू वही ZIT, टाइम निकालना है। m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय 96500 इंटू आई इंटू टी। सिल्वर का मास हमें पता 1.45 दे रखा है, और इक्विवेलेंट मास मैंने बोर्ड पे उस साइड निकाल रखा है, कितना 1.08, ठीक है। और आई कितना दे रखा है, हमारा आई कितना दे रखा है 1.5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम हमें निकालना है, अच्छा नीचे 96500, और टाइम हमें, तो टाइम निकाल लेंगे कैसे 1.45 डिवाइड बाय, सॉरी टाइम निकालेंगे 1.45 इंटू 96500 डिवाइड बाय 108 इंटू 1.5। तो हमारा ये एक पार्ट हो गया, हमने टाइम निकाल लिया। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, अपने आप कैलकुलेशन करना मिल जाएगा। अच्छा दूसरा पार्ट में हमें क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। यहां पे हम सेकंड लॉ लगा देंगे, कैसे, मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, सॉरी मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ सिल्वर पता है 1.45, इक्विवेलेंट मास 108, मास ऑफ कॉपर हमें निकालना है, इक्विवेलेंट मास वहां से देख लेंगे कितना आ जाएगा 31.32 ना 30 कितना आएगा 63.575। चलो वो तो देख लेना आप अपने आप, यहां निकाल के दिखा तो रखा मैंने, ये रहा। तीसरा पार्ट पे क्या निकालना, मास ऑफ जिंक, वही फॉर्मूला लगाओ, मास ऑफ Ag इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, मास ऑफ जिंक इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। मास ऑफ Ag कितना है 1.45, इक्विवेलेंट मास 108, मास ऑफ जिंक निकालना है, इक्विवेलेंट मास 65.3 है, कितना आ जाएगा 2.65। तो ये यहां पे हमने फर्स्ट लॉ लगाया, यहां पे सेकंड लॉ लगाया, यहां पे सेकंड लॉ लगाया। तो ये हमने एनसीईआरटी बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस कर दिए। दो छोटे छोटे क्वेश्चन हालांकि और हैं, एग्जांपल्स हैं नहीं इन टेक्स्ट, हालांकि वो थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन है, आप चाहो तो कर सकते हो। एक में फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें फैराडे लॉ पे उस पे, इसके बाद जो वीडियो बनेगी मेरी, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो फैराडे लॉ की कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे, ठीक है। आप अपना आराम से नोट से इसे कंप्लीट करें। थैंक यू।